Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to have some discussion about diversity in digestive structures of invertebrates और इसमें हम different phyla के जो representative digestive systems हैं उनके बारे में बेटा discussion कर रहे होंगे. First of all, अगर हम बात करें digestive system की structure की, organization की, तो digestive system के दो basic organization हैं, दो basic types हैं. One of them is known as sac type digestive system, as you have discussed previously in various chapters. कि sac type digestive system जिसमें food की entry और food की removal के लिए same opening होती है, and that is less specialized. Other digestive system which is known as tube-like digestive system में दो different openings होंगी. Entrance के लिए अलग opening होती है और exit करने के लिए अलग opening undigested waste की. Tube-like digestive system is more specialized as compared to sac-type digestive system. यहाँ पे सबसे पहले primitive organisms में जैसे Hydra, representative member of Cnidarians, इनकी बात की गई है. They have developed sac-type digestive system. और इनका digestive system कोई body cavity से अलग नहीं होता, बल्कि इनकी gastric cavity ही इनकी body cavity या इनकी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम अलग से मौजूद नहीं है, इनकी ट्रांसपोर्ट कैविटी भी वही है. दैट्स व्हाई देयर सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम इज आल्सो नोन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. इज नोन एज ब्लाइंड एंडिंग स्ट्रक्चर. ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें जस्ट एक साइड पे ही ओपनिंग होती है, दूसरा एंड उनका क्लोज होता है, उसे ब्लाइंड एंडिंग कहते हैं. इसके ऑपोजिट वही टर्म है जो भी मैं डिस्कस कर रहा था, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, जो दोनों एंड्स पे ओपन है. जो सिंगल एंड पे ओपन है वो ब्लाइंड एंडेड है. In primitive multicellular animals such as Cnidarian, the gut is blind sac called gastrovascular cavity, and it has only one opening, that is both entrance as well as exit point. अगर हम ये डायग्राम दे सकें तो इस डायग्राम में ये हाइड्रा की माउथ ओपनिंग शोन है बेटे, इस पॉइंट पे जहां से फूड की एंट्रेंस भी शोन है और साथ ही वेस्ट की रिमूवल को भी इसी पाथवे से उन्होंने शो किया हुआ है. और जो टेंटिकल्स वगैरह या बाकी इसके जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन इनकी जो इनर मोस्ट लेयर है उसमें कुछ ग्लैंड सेल्स ऐसे जरूर होते हैं जो डाइजेस्टिव सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेंगे. फिर फूड पार्टिकल्स की इनटेक उसको शो किया गया है कि वो कैसे एंडोसाइटोसिस के बाद फूड वैक्यूल बनता है और डाइजेशन के बाद आगे वो जाएगा दूसरे पोर्शंस में. यहाँ पे जो लोअर साइड पे लाइंस हमने इसके नोट लिखा हुआ है, इसमें भी सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग का पहले जिक्र है, that it has only one opening, that is known as mouth. ये एंट्री पॉइंट भी है इसका और एग्जिट पॉइंट भी है फॉर फूड एज वेल एज फॉर द वेस्ट. एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इसमें होगी. डाइजेशन की दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर. एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो इसके अंदर होगी वो इस कैविटी के अंदर हो रही होगी बेटा. ये कैविटी कहलाती है इसकी गट कैविटी. इस कैविटी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी. और अगर कोई इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होनी है तो वो देखिए सेल्स के अंदर फूड वैक्यूल बिल्ट होगा. जस्ट फोकस द डायग्राम. इस डायग्राम को हम फोकस कर लेते हैं. ये देखें बेटा, if there is extracellular digestion occurring in the hydra, extracellular digestion is taking place in this gastrovascular cavity. Why? If food particles they are being ingested by the cells before digestion, they will be digested further in these cells after the formation of food vacuoles. वो lysosomal activity से lysosomes यहाँ पे food vacuole को intracellular way में digestion करेंगे उसकी. तो हाइड्रा के अंदर दोनों डाइजेशन हो रही होती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी और इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी. इसके बाद सेकंड जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव मेंबर यहाँ पे दिया गया, दैट इज अ फ्लैटफॉर्म मेंबर, प्लेनेरिया. प्लेनेरिया, यू नो, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स, बट देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज आल्सो विद सिंगल ओपनिंग. इनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा एक्सपेंडेड है. इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में ब्रांच सिस्टम डेवलप हुआ है, ब्रांच्ड है, वो बॉडी सेल्स तक पहुंचती है, एक्सपेंडेड है, लेकिन इसकी भी सिर्फ एक ही ओपनिंग है. इट्स आल्सो ब्लाइंड एंडिंग स्ट्रक्चर. ये वो फ्लैटवर्म्स हैं जो फ्री लिविंग है. अदर फ्लैटवर्म्स व्हिच आर पैरासिटिक,
उनमें तो डाइजेस्टिव सिस्टम मिसिंग हो सकता है बिकॉज दे आर गेटिंग देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर होस्ट थ्रू डिफ्यूजन। यहाँ पे प्लेनेरिया के केस में, दैट इज अ फ्री लिविंग ciliated flatworm, there are some specialized cells in the cavity which secrete digestive enzymes. इसकी ये cavity है बेटे, इस cavity के अंदर enzyme produce होंगे and the process of digestion is mainly extracellular. There are other phagocytotic cells that line the cavity and engulf food material and continue intracellular digestion as well, as shown in the previous slide of Hydra as well. Some flatworms have similar digestive pattern as shown in the figure. ये जो डायग्राम में इसी तरह का digestive pattern होता है, और जो parasitic flatworms हैं वो just digested food को absorb कर रहे होते हैं through their body surface. अगर हम further थोड़ा सा move करें, roundworms की बात करें, तो roundworms ये इन एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास ये पहला ग्रुप होगा जिसमें हम ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हो। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम यू नो इज अ सिस्टम इन विच देयर आर टू सेपरेट ओपनिंग्स। एक ओपनिंग जो है इसमें कहलाती है दैट इज माउथ ओपनिंग एंड द अदर ओपनिंग इज कॉल्ड एनल ओपनिंग। ये देखिए यहाँ पे इसकी माउथ ओपनिंग शोन है ऑन द इंटीरियर एंड एंड अदर ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज एनल ओपनिंग। Such digestive system is called tube-like digestive system. The development of anus and complete digestive tract in the Aschelman's roundworm was an evolutionary breakthrough. The first representative phylum which showed complete digestive system with respect to two openings. और complete digestive system का क्या फायदा है? It permits the one-way flow of ingested food. कि एक तरफ से food बस आ रहा है और डाइजेशन होने के बाद दूसरी तरफ से वो रिमूव हो रहा है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दे आल्सो हैव द एडवांटेज ऑफ प्रोग्रेसिव डाइजेस्टिव प्रोसेसिंग इन स्पेशलाइज्ड रीजंस अलोंग द सिस्टम। मतलब उसके अंदर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स डेवलप हुए होते हैं जो फूड की डाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। फूड कैन बी डाइजेस्टेड more efficiently as compared to sac type digestive system in a series of distinctive different steps. The many variations on the basic plan of complete digestive system, they correlate with different food gathering mechanisms and diet. That means different organisms के अंदर इसकी फिर specialization और तरह से develop हुई है। और tube like digestive system जैसे कि यहाँ पे एक grasshopper as a representative member of arthropod class insecta, उसको बेटा यहाँ पे शो किया गया। तो grasshopper के हवाले से अगर आप ऑब्जर्वेशन करें तो grasshopper में एंटीरियर एंड पे माउथ, एसोफेगस, क्रॉप, दे फॉर्म द फोर गट पोर्शन। इंटीरियर पोर्शन जिसका गट का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का फर्स्ट पार्ट है। देन कम्स स्टमक, उससे पहले गैस्ट्रिक सीखे हैं जिससे आप कह लें स्टमक आएगा, मेसेंट्रॉन और स्टमक। स्टमक लीड्स टू द हाइंड गट। स्टमक जो है इसका मिड गट का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन होगा हाइंड गट, जिसमें इंटेस्टाइन, सोलन रेक्टम का पोर्शन और फिर एनस का पार्ट आ जाएगा। ये तीनों पार्ट्स मिलकर आप कह लें कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं विच आर स्पेशलाइज्ड आइदर फॉर स्टोरेज, डाइजेशन और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सम ऑफ द सब्सटेंसेस आइदर फूड और वाटर और सॉल्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता गया ट्यूब लाइक में, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स they became specialized to digest and absorb food particles. In case of invertebrates, here we are going to elaborate three further examples which will elaborate different types of digestive systems in invertebrate phyla. Invertebrate phyla की diversity हम तीन different examples से यहाँ पे discuss करने जा रहे हैं details. And here in this picture, we have shown two types of digestion which were mentioned in the previous lecture as well. That if food is being digested inside the cell after endocytosis, that type of digestion is known as intracellular digestion. And if food is being digested in a cavity outside the cell, that is known as extracellular digestion. So these are the two basic types.
extracellular digestion as well as intracellular digestion. And here we are going to discuss about protozoa as well as invertebrates. That incomplete digestive system of ciliated protozoan will be discussed as an example of intracellular digestion. Bivalve mollusk will be discussed as an invertebrate that has both intracellular as well as extracellular types of digestion. While an insect is the example of invertebrate that has extracellular digestion and complete digestive tract. तो ये 3 invertebrate representative phyla plus protozoan के एक member उसको हम यहाँ पे discuss करने जा रहे हैं. First of all, we are going to discuss about a ciliated protozoan. Ciliated protozoa, they are the good examples of protists that utilize heterotrophic nutrition, and they are basically carrying out intracellular digestion, that is digestion within their body cavities, within their body cavities नहीं कहेंगे, within their cells. For example, in this case, food is being taken through buccal cavity, cytopharynx, cytosome in these invertebrate in this protozoa. और जब ये साइटोफेरिक्स के थ्रू फूड आता है तो बेटा ये फूड वैक्यूल की फॉर्म में बनेगा. फूड वैक्यूल फॉर्मिंग एट साइटोफेरिक्स. ये साइटोफेरिक्स का रीजन है, यहाँ पे डेवलप होगा सबसे पहले फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल में आप देख रहे होंगे येलो कलर की जो पार्टिकल्स हैं, दिस आर फूड पार्टिकल्स, लेकिन इसके साथ कुछ वाटर भी एंटर हो जाता है. वो वाटर रिमूव होगा इससे, और वाटर की रिमूवल से इसका साइज रिड्यूस होता है. लेकिन excess water leaves the food vacuole and food vacuole is reduced in its size. लेकिन इसका साइज फिर से इंक्रीज करता है. वो कैसे इंक्रीज करेगा? At point number 3, lysosome delivering enzymes to the food vacuole, they can be observed over here. ये जो smaller sacs हैं, ये lysosomes हैं जो इस food vacuole के अंदर अपने enzymes को ऐड कर रही हैं. अब इन lysosome की फिजन से food vacuole का साइज दोबारा से इंक्रीज करता है, प्लस इसमें डाइजेशन भी होगी ड्यू टू लाइसोसोमल एंजाइम्स. इसकी पीएच कैसे चेंज होती है? जब वाटर के साथ आ रहा होता है तो यूजुअली न्यूट्रल पीएच के करीब है या अल्कलाइन पीएच है. जब लाइसोसोम फ्यूज करते हैं, सम ऑफ द हाइड्रोजन आयंस दे आर एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. कुछ हाइड्रोजन आयन भी एंटर हो जाते हैं इसके अंदर. और आपको पता है हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो तो पीएच एसिडिक हो जाती है, लोअर डाउन हो जाती है. तो एसिडिक पीएच जो है वो डेवलप होगी पहले. एसिडिक पीएच डेवलप होने के बाद जब ये डाइजेशन होती है तो डाइजेशन के साथ साथ बाद में अल्कलाइन पीएच दोबारा से एस्टेब्लिश हो सकती है ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दैट फूड वैक्यूल. फिर फूड पार्टिकल्स जब उनकी डाइजेशन होगी एसिडिक मीडियम में यूजुअली, तो उसमें से कुछ कंपोनेंट जो एब्जॉर्ब होने वाले हैं बेटा वो सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे. And after absorption, undigested food particles, undigested waste is released outside through a structure known as cytopils. And these waste are released from a vacuole. ये इनकी रिमूवल हो जाती है. लेकिन ये सारे के सारे फंक्शन एक सिंगल सेल के अंदर हो रहे हैं. That's why this type of digestion is known as intracellular digestion. और इसमें फूड की मूवमेंट के हवाले से in specific ciliated protozoa, ciliary action is involved, which directs the food contents from the environment into the buccal cavity and then into the cytosome or cytopharynx. The cytosome open into the cytopharynx. ये cytosome है जो इन्होंने mention किया है. It opens into the cytopharynx, which enlarges as food enters and pinches off as food containing vacuole. तो ये यहाँ पे vacuole develop हो जाएगा, vacuole बनाएगी. इसके बाद अगर सेकंड देखें, the detached food vacuole moves through the cytoplasm and during this movement excess water is removed, जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे. The contents are acidified due to uptake of hydrogen ions and then made alkaline, and a lysosome adds digestive enzymes. The food particles are then digested within the vacuole and nutrient absorbed into the cytoplasm. The residual vacuole that excretes its waste product via the cytopils. तो ये सारे प्रोसेसेस को इंजेक्शन से इजेक्शन तक यहाँ पे वन बाय वन डिटेल से डिस्कस किया गया. After that, we are having second example of
बायवैल्व मोलस्क मेंबर्स, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। दे आर शोइंग बोथ इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। एंड इफ यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर, ये आपकी बुक से ही डायग्राम ली गई है, मिलर हार्ले के जो पेपर बी के चैप्टर्स हैं जो आपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़े, फर्स्ट सेमेस्टर में, वहां से इस माउथ पोर्शन, फिर इनके डाइजेस्टिव कैनाल में आप देखें तो ये एसोफेगस है, दिस पाथवे इज एसोफेगस। नेक्स्ट वन इज स्टमक। Stomach is associated with certain digestive glands and stomach lead to a longitudinal structure। ये एक long structure जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, this structure is intestine and intestine will lead outward through anus। ये इनका complete digestive system है, इसमें mouth और anus दो separate openings मौजूद हैं। यहाँ पे इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इनलार्ज किया गया, दैट माउथ लीड्स टू द स्टमक थ्रू एसोफेगस। स्टमक के अंदर एक गैस्ट्रिक शील्ड प्रेजेंट है जिसके अंदर एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पड़ा होता है, दैट इज क्रिस्टलाइन स्टाइल। हेड है ये उसका क्रिस्टलाइन स्टाइल का, जो इनर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बेटे उस स्टमक कैविटी के अंदर। एंड सेकंड वन इज द स्टाइल सैक विच इज सराउंडिंग इट। इनका जिक्र हम स्पेशली यहाँ पे कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू डाइजेशन। As mentioned in the diagram, the digestive tract is having a short esophagus which opens into the stomach, midgut, hindgut and rectum। ये esophagus और stomach इनका foregut कहलाएगा, सॉरी esophagus और mouth, foregut, stomach जो है वो आपके लिए midgut के portion के साथ associated है, फिर intestine, hindgut और last फिर rectum और फिर anus last opening। Stomach contains a crystalline style as shown in this diagram. It is a crystalline style, gastric shield which is covering it, which is surrounding it, and diverticulated region। Diverticulated region is shown here, that is style sac or its lower portion। Midgut, hindgut and rectum function in extracellular digestion and absorption। स्टमक में होगी, इंटेस्टाइन में होगी और साथ साथ इंटेस्टाइन और रेक्टम के पोर्शंस में जाके एब्जॉर्प्शन भी हो रही होगी साथ साथ। If you can see over here, digestion coordination of 3 cycles: feeding, extracellular digestion and then intracellular digestion, they have been discussed over here। The resting phase is preparative for the extracellular digestion, जब ये resting phase में होते हैं। And the mechanical and enzymatic breakdown of food during feeding provides the small particles for intracellular digestion। Intercellular digestion, it releases the nutrients into the blood and produces the fragmentation spherules, sphericals that both excrete waste and lower the pH for optimal extracellular digestion। इसके बाद बेटा these 3 cycles are linked to the tidal immersion and immersion of the mollusk, उसकी एंट्री और उसकी रिमूवल भी। टाइड्स के अंदर जैसे वो एंटर होंगे, सिंक इन करेंगे इमर्स आई से, और इमर्शन एग्जिट करेंगे जब उससे रिमूव होंगे। कि रेस्टिंग फेज प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए, मैकेनिकल और एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होगी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में ड्यूरिंग फीडिंग। it will provide small intestine some food particles, food particles small intestine के अंदर एब्जॉर्ब होकर फर्दर इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी जो है वो प्रोसीड होगी उसमें। एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन इट रिलीजेस द न्यूट्रिएंट इनटू द ब्लड। फिर सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर डाइजेशन होने के बाद ब्लड में कंपोनेंट जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंटेशन स्फेरिकल्स या स्फेर्यूल्स, स्मॉलर स्ट्रक्चर्स दैट बोथ एक्सक्रीट वेस्ट एंड लोअर द पीएच फॉर एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। कि ना सिर्फ वो वेस्ट सेक्रीट करेंगे बल्कि पीएच भी लोअर डाउन करेंगे। और इनकी फीडिंग साइकिल रिलेटेड होते हैं टाइड्स के साथ। यहाँ पे इन्हीं साइकिल को जो है वो मेंशन किया गया है इन 5 डिफरेंट स्टेप्स ऑफ bivalve mollusk digestion। In the stage 1, first stage, extracellular digestion begins before food ingestion by the dissolving of crystalline style and the formation of fragmentation spherules in the stomach। It is shown in this diagram that fragmentation spherules which are being formed, and at point B, as food enters the stomach,
the rotating style and the enzyme released by gastric shield mechanically and enzymatically break down it. तो ये लार्ज फूड पार्टिकल्स इनको जो है वो मैकेनिकली और एंजाइमेटिकली ब्रेकडाउन इनकी होगी. एंड देन at early stage, next stage, the small food particles then move into the digestive diverticulae. Small food particles वो move करेंगे digestive diverticulae के अंदर. As you can see over here, for intracellular digestion. और यहाँ पे further इसकी digestion कौन सी हो रही है? Intracellular digestive diverticulae के अंदर. Next stage में अगर आप इसको देखें, पहली स्टेज में जो फूड पार्टिकल्स फेर्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हुए, they are moving to the diverticulum then for further intracellular digestion. A progressive passage of food particles from the stomach to digestive diverticulae follows cessation of feeding. कि जब फूड पार्टिकल्स स्टमक के पोर्शन से डाइवर्टिकुलम की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद इनके फीडिंग साइकिल स्टॉप कर जाता है, सेसेशन स्टॉपेज ऑफ द फीडिंग साइकिल. And at the last one, during this resting phase, the stomach empties and the style reforms. इनके स्टमक में जो स्टाइल थी वो आपके लिए दोबारा से बनेगी, क्रिस्टलाइन स्टाइल, ये दोबारा से डेवलप होगी. एंड फ्रेगमेंटेशन स्पेर्यूल्स बिगिन टू फॉर्म अगेन. और इसमें जो फ्रेगमेंटेशन के स्पेर्यूल्स हैं वो दोबारा से बनना शुरू हो जाएंगे, जिन्होंने एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में पहले हेल्प करना है. द मूवमेंट ऑफ फ्रेगमेंटेशन स्पेर्यूल स्टार्ट्स द नेक्स्ट फीडिंग साइकिल. और ये मूव करेंगे फिर से, लार्जर पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में डाइजेस्ट करेंगे. वो पार्टिकल्स जो स्मॉलर पार्टिकल्स कन्वर्ट हुए अल्टीमेटली जाएंगे डाइजेस्टिव डाइवर्टिकुलम, यहाँ पे शोन है. और उधर इंट्रासेलुलर डाइजेशन के बाद फर्दर आप कह लें वो डिसॉल्व होंगे, ब्लड फ्लो के अंदर एंटर हो जाएंगे. तो इनमें दोनों तरह की डाइजेशन साथ साथ चल रही होती है. मोलस्का के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स में, बायोलॉजिकल मोलस्क में एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन एंड देन इंट्रासेलुलर डाइजेशन. Here's the cycle, 5 stages of the digestion. के पहले फ्रेगमेंटेशन स्पेर्यूल्स बन रहे हैं. फूड जैसे आपके लिए एंटर होता है तो फूड उन फ्रेगमेंटेशन स्पेर्यूल्स की वजह से स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ है. These particles they are moving into the diverticulum, जिसे कहते हैं डाइजेस्टिव डाइवर्टिकुला. ये है बेटे. उसमें मूवमेंट के बाद ये पार्टिकल्स नेक्स्ट या तो एब्जॉर्ब हो रहे हैं या फिर एक्सक्रीशन की तरफ जा रहे हैं, अनडाइजेस्टेड जो पार्टिकल्स हैं. और इसके बाद दोबारा से जो क्रिस्टलाइन सैक या क्रिस्टलाइन स्टाइल है उसके अंदर उसकी रिफॉर्मेशन होती है. फिर से इस तरह के ग्रेन्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं विच आर नोन एज फ्रेगमेंटेशन स्पेर्यूल्स, ताकि नेक्स्ट जो इनका फीडिंग साइकिल है उसको स्टार्ट किया जा सके. इसमें जब डाइवर्टिकुलम के अंदर ये फूड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, इसके दौरान इनका जो फीडिंग साइकिल है बेटा वो स्टॉप कर जाता है, या फीडिंग करना ये बंद कर देते हैं जब डाइवर्टिकुलम के अंदर ये पार्टिकल्स होंगे. So main point over here it was that mollusca they are carrying out extracellular as well as intracellular digestion. But as far as third example or insects they are concerned, they are having well developed specialized digestive system with 2 separate openings and a complete digestive tract with a lot of variations and lot of specializations for the digestion of food. The grasshopper is a representative insect which has been shown here, लेकिन बाकी insects में भी ऐसा ही digestive tract होगा. और इनके mouth parts में थोड़ी बहुत variation हो सकती है insects के अंदर, but their jaws, they are mandible and maxillae. These are their jaws. And labium and labrum, upper lip, lower lip, इनके जो lips हैं. हाइपोफेरिंक्स का स्ट्रक्चर ये शो किया गया है. मैक्सिला दे आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स एज वेल एज मैंडिबल्स. ये मैंडिबल्स नजर आ रहे हैं और ये मैक्सिले, enlarged mouth parts of certain insects. During feeding the mandibles and maxillae first break up, masticate. जैसे हमारे टीथ मैस्टिकेशन कर रहे होते हैं, ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं, इंसेक्ट्स में मैंडिबल्स और मैक्सिले ब्रेकअप करेंगे, फूड पार्टिकल्स की मैस्टिकेशन करेंगे, which is then taken into the mouth and passed into the crop via the esophagus. Crop इनका storage structure है, for the time being इसको store किया जाता है. Just look at this. ये हमारे पास crop shown है next page पे. It's a digestive
tract of cockroach resembling to the other insects as well, कि फेरिंग्स के थ्रू जब फूड एंटर हो रहा होता है ना बेटे यहाँ पे एसोफेगस में, तो क्रॉप में टेम्परेरी स्टोरेज होती है. इसके साथ एसोसिएटेड salivary glands भी नजर आ रहे होते हैं, which are adding saliva or digestive enzymes to this esophagus. वो इसके अंदर जो है वो साथ साथ फूड में digestive enzymes भी ऐड कर रहे हैं. During mastication, the salivary glands and saliva add saliva to the food to lubricate it for the passage through digestive tract as well as for its partial digestion. Saliva में enzymes भी होते हैं. For example, amylase enzyme. It is involved in enzymatic digestion of carbohydrates, and this digestion continues during food storage in the crop. यहाँ पर भी digestion होती रहेगी जब ये crop के अंदर food store हो रहा होगा. ये पहले पार्ट्स क्रॉप तक के ये कहलाते हैं foregut of insects. The next portion is midgut. Gizzard, hepatic cache, which are associated with addition of further enzymes, and mesentron or midgut. ये इनका midgut का portion होगा. Digestion continues in food storage in the crop, and midgut secrete other enzymes such as carbohydrate digesting enzymes, lipid digesting enzymes, and protein digesting enzymes that enter the crop as well. Food passes slowly from the crop to the stomach, where it is mechanically reduced, and the nutrient particles they are sorted out. इसके बाद बेटा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, that is carried out in the hindgut part. ये जैसे foregut, midgut और hindgut शो है यहाँ पे ग्रासहॉपर के जो है वो डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ. Large particles they are returned to the crop for further processing. वो वापस crop तक आएंगे. And small particles they enter the gastric cache where extracellular digestion is completed. Gastric cache आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे. इसके बाद most nutrient absorption then occurs in the intestine. ज्यादातर absorption intestine में होती है, and undigested food is moved along the intestine and passes into the rectum, where water as well as ions they are absorbed in the rectum part. The solid fecal pellets that form then pass out of the anal portion, और animal के जो anus का part है वहां से remove हो जाएगी. Foregut is also known as stromidium, midgut as mesentron, and hindgut as proctodium. ये different इनके जो है वो names given है यहाँ पे इनके digestive tract के हवाले से. During this entire feeding process, the nervous system, the endocrine system, and the presence of food exert considerable control over the enzyme production at various sites in the digestive tract. And here is a detailed picture of digestive tract of insect members. That was all about today's lecture. Thank you so much. कोई क्वेश्चन को क्यूरी है तो आप लोग पूछ लीजिए.